नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नैनीताल से खबर है, नदियों में मशीनों से ड्रेजिंग पर लगी रोक हटाई गई। हाईकोर्ट ने मशीनों से ड्रेजिंग पर लगी रोक हटाई। स्टोन क्रशरों से अनियंत्रित इस्तेमाल पर मांगी रिपोर्ट। 19 दिसंबर 2022 को न्यायालय ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने मशीनों से ड्रेजिंग पर लगी रोक हटाई। 19 दिसंबर 2022 को न्यायालय ने लगाई थी रोक। स्टोन क्रशरों से अनियंत्रित इस्तेमाल पर मांगी रिपोर्ट। नदियों में मशीनों से ड्रेजिंग पर लगी रोक। रोक हटाने के लिए सरकार ने की थी संशोधन की मांग। रोक हटाने के लिए सरकार ने की थी संशोधन की मांग। स्टोन क्रशरों के इस्तेमाल पर अनियंत्रित इस्तेमाल पर मांगी रिपोर्ट। 19 दिसंबर 2022 को न्यायालय ने लगाई थी रोक। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से हाईकोर्ट ने ड्रेजिंग पर लगी रोक हटाई गई है, बताया जा रहा है कि दिसंबर में ये रोक लगाई गई थी पिछले साल। अब इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई होगी? जा सकता है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय के बाद अब पूरे प्रदेश भर में चुगान की नीति होगी, उसमें संशोधन है। और अब जो नदियों से जो खनन का जो चुगान का जो काम था वो पूरी तरीके से यहाँ पर खुल चुका है। अब तक ये समझा जा सकता था कि कुछ नदियों पर प्रशासन तरफ से रोक यहाँ पर लगा दी गई थी। कुछ जगहों पर ये कह सकते हैं कि पर्यावरण इन्हें आंकलन करने में तेजी जहाँ पर हुई थी वहाँ पर ये चुगान का जो काम था वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो कार्य है वो बड़ी तेजी से यहाँ पर होगा। राज्य सरकार को राजस्व मिलने की बड़ी उम्मीद है, लेकिन जिस प्रकार से अब इस क्षेत्र में यहाँ पर काम होगा ऐसा में समझा जा सकता है चुगान के क्षेत्र में अब हर तरीके से भी यहाँ पर प्रशासन के सामने उस अवैध चुगान को रोकने की चुनौती यहाँ पर होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार के लिए कुछ चीजें जो राहत थी वो आसान यहाँ पर हो गई है। और अब सभी नदियों में जो अवैध जो खनन अवैध जो चुगान हो रहा था उस पर रोक लगेगी। पूरी तरीके से अब जो चुगान होगा वो सरकारी निगरानी में यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। हाईकोर्ट ने जिस तरह से रोक हटाई है ड्रेजिंग मशीनों से काम करने पर, क्या इसके साथ कुछ और हिदायत भी दी है हाईकोर्ट ने फैसले के साथ? इसके लिए ये समझा जा सकता है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी का जो गठन होगा वो पूरी तरीके से इन सब चीजों की निगरानी यहाँ पर करेगी। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार से पर्यावरणीय आकलन या पर्यावरण को कोई नुकसान होता है तो फिर उसके लिए यहाँ पर त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन मशीनों को हटाने ये क्या समझा जा सकता है कि मशीनों की पर जो रोक लगाई गई थी उस रोक को हटाने के बाद से जो खनन का जो काम होगा तो अब यहाँ पर तेज गति से तीव्र गति से यहाँ पर होगा। ऐसे में उत्तराखंड राज्य के लिए ये समझा जा सकता है कि नदियों से अगर इस प्रकार से जो चुगान का काम तेजी से किया जाएगा तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि जो नदी की जो मुख्य धाराएं होंगी वो अपनी धारा पर बहती नजर आएंगी और जो उस पर जो चुगान का जो काम होगा वो भी सही दिशा में होगा। सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लिए सिर्फ चुनौती इस बात की रहेगी कि अवैध चुगान वहां पर ना हो। मशीनों के जरिए ये समझा जा सकता है कि जो दूसरी जो वहां पर जो ज्यादा खुदाई करके इस माल को निकाला जाता था उस पर विराम लगाने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। जी अबे, इसके अलावा जिस तरह से हाईकोर्ट का अब ये फैसला आया है, सरकारी कामों में जहां पर इस चीज की आवश्यकता है वहां तो सरकार को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन इस आदेश का यानी कि इस फैसले का उत्पीड़न न हो, क्या इसके लिए सरकार ने कोई जरूरी कदम या आवश्यक कदम पहले से उठाए हैं? बिल्कुल, इसके लिए ये समझा जा सकता है कि चाहे वन विभाग की टीमें हों या जिला प्रशासन या पुलिस विभाग, इनके कंधों पर निगरानी की जिम्मेदारी ज्यादा यहाँ पर रहेगी। वन विभाग की तरफ से खासतौर पर वन विकास निगम जो होगी उसको ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, क्योंकि नदियों से चुगान का जो ज्यादातर क्षेत्र राजस्व क्षेत्रों में यहाँ पर होता है, वन विकास निगम के क्षेत्रों में वहाँ पर होता है। तो ऐसे में उन जगहों पर अवैध चीजें ना हो, उस अवैध पर विराम लगाए जा सके, उसके लिए ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो ई रेवेन्यू या जो ई चालान की जो प्रक्रिया होती है ई रेवेन्यू की, वो ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, ताकि जो माल निकाला जा रहा है, जो चुगान हो रहा है नदियों से, उसका राजस्व उससे मिलने वाला राजस्व सरकार को लगातार मिलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही या अवैध जो उसमें जो डाका डालने का जो काम किया जाता है वो वहां पर ना हो। तो ऐसे में जिला प्रशासन की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन यहाँ पर करना होगा। एसडीएम प्रशासन स्तर के जो अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी तय करनी होगी।
जी बिल्कुल अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये थे हमारे साथ अभय कैथुरा। जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को किस तरह से इस पर सतर्कता बरतनी होगी, इस बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने संकल्प यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती भी की है, ताकि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। वहीं कांग्रेस इस यात्रा को नकारते हुए बीजेपी नेताओं पर ही निशाना साध रही है। कोई इनकी यात्रा हमने चलते हुए देखी नहीं कि कोई यात्रा ये निकाल रहे हों। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है उन शुद्ध, उन आक्रोशित, उन फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालने की, जो दायित्व न मिलने की वजह से शुभ हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार न होने की वजह से शुभ हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण पोस्ट न दिए जाने की वजह से शुभ हैं, और तो और जो इस बात से आक्रोशित हैं कि भाजपा भानुमति का पिटारा हो चुकी है। हर दल से यहाँ नेता लाए जा रहे हैं, सम्मिलित कराए जा रहे हैं भाजपा में, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के सर पर बैठा दिए जा रहे हैं। उनको विधायक का टिकट, पार्षद का टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कुड़न है, जो उसका अपना कार्यकर्ता है, कैडर का कार्यकर्ता है, उसको मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह की यात्रा निकालने की भाजपा भरपूर कोशिश कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में, तहसील स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जा रही है। इस योजना को राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो भारत विकसित यात्रा है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा देश के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, छोटी योजनाएं हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने लाभ लिया है, उनसे ये यात्री में जाके मिल रहे हैं, और उनका जो अनुभव है, जिस किसी ने इस लाभार्थी योजना का लाभ लिया है, उसके अनुभव को साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार की योजना से उनको लाभ पहुंचा है, उनका आर्थिक स्तर बढ़ा है, उनका जो सिर का बोझ। अभय कैथुरा फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा पर सवाल उठाए हैं, उस पर क्या कुछ कहना है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की सही ऊंचाई बताने वाले इंसान राधानाथ सिकंदर थे, लेकिन मैथमेटिशियन सिकंदर इतना बड़ा काम करने के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उन्हें इसकी तारीफ और सम्मान नहीं मिला। वहीं आज बीजेपी के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राधानाथ सिकंदर का नाम भी एवरेस्ट के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि राधानाथ सिकंदर वही व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट की सही ऊंचाई को नापा था और लोगों के सामने एवरेस्ट की सही ऊंचाई रखी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को भी एक पत्र लिखकर एवरेस्ट में राधानाथ सिकंदर के नाम को जोड़ने की बात कही जाएगी। या जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में हमने बताया, राधानाथ सिकंदर के बारे में बताया, और हमारी मिनिस्ट्री का ये प्रयास होगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी चिट्ठी लिखेंगे कि एवरेस्ट के साथ सिकंदर का नाम भी जोड़ा जाए, क्योंकि वही पहला बंगाली व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट को नापा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने गंभीर खुलासा किया है। देहरादून के विकासनगर इलाके में बड़े स्तर पर चल रही मशीनों की धांधली का पर्दाफाश किया है। उन्होंने धामी राज में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। दसौनी ने कहा है कि गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, ताकि गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन बची रहे, परंतु सरकार के द्वारा कानून में व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति के लोग जो बड़े कृषक हैं या जिनके पास 3 एकड़ से ज्यादा भूमि है, वो लोग राजस्व विभाग व जिलाधिकारी की अनुमति से आवश्यकता पड़ने पर अनुमति लेकर भूमि बेच सकते हैं। हालांकि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उक्त व्यवस्था का लाभ उठाकर अपनी काली कमाई का धंधा बना लिया गया है। एक गंभीर प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ज़मीनों को बचाए रखने के लिए एक कानून बनाया गया कि या तो अनुसूचित जाति वर्ग की जो ज़मीन है वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खरीद सकता है,
ऐसे में एक और इसमें प्रावधान था कि जो बड़े कृषक हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, जिनके पास 3 एकड़ से ज़्यादा की कृषि भूमि है, वो इसे बेच पाएंगे, उसके लिए भी प्रावधान है। उसका अनुचित लाभ उठाते हुए रतिराम पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम पोस्ट ऑफिस सभावाला तहसील विकास नगर देहरादून के एक व्यक्ति ने इस पूरे जो कानून है उसका अनुचित लाभ उठाते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए 200 से 300 बीघा भूमि जो है बेच डाली है अनुसूचित जाति के लोग। चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के कारण हरिद्वार में आए दिन गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए आमजन की सुविधा को लेकर पुलिस के द्वारा अभिनव प्रयोग करते हुए पुलिस चौकी मायापुर से 5 क्रेनों और 4 ड्रोन कैमरों को हरी झंडी दिखाई गई है। ड्रोन कैमरे की मदद से हाईवे व अन्य सड़कों पर नजर रखकर यातायात व्यवस्था सुधारने, भीड़ एवं जाम से निजात दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि सड़क किनारे बेवजह खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से निपटने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। ट्रैफिक सुधारों को लेके एसपी ट्रैफिक और इनकी टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। जो आम समस्या यहाँ पर रोड जाम की है, सड़क और रॉन्ग साइड पार्किंग, इनकी समस्या लगातार यहाँ पर दिखाई देती हैं। उनको देखते हुए उन्हें संज्ञान में लिया गया। इसमें पीपीपी मोड से हम लोगों के द्वारा 5 अतिरिक्त क्रेनें ली गई हैं। 3 क्रेन हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो 8 क्रेनों के साथ हम लोग जो रॉन्ग पार्किंग है या रॉन्ग साइड पार्किंग है, रॉन्ग साइड ट्रैफिक है, उस पर नियंत्रित करने के लिए और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई वैधानिक है उसे करने के लिए हम लोगों के द्वारा ये पहल की गई है। साथ में जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से नज़र रखने के लिए और कुछ जगह पे जहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो गाड़ियाँ नियंत्रित तरीके से लगी हैं उन पर नज़र रखने के लिए 5 हम लोगों के द्वारा ड्रोन लिए गए हैं, जिनकी सहायता से जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो। देहरादून की यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार के लिए एक नई पहल की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने मुंबई की आइडिया फोप टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया है। अनुबंध के तहत कंपनी के नगर क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों पर चक्राता रोड, शिमला बाईपास रोड, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास रोड, राजपुर ईसी रोड आदि क्षेत्रों में हाईटेक ड्रोनों की सहायता से लगातार निगरानी रखी जाएगी। शुरुआत से पुलिस कार्यालय देहरादून तथा आईएसबीटी स्थित कंट्रोल रूम से 2 ड्रोनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान उक्त सभी मार्गों पर हो रही प्रत्येक गतिविधि पर ड्रोन से पुलिस के द्वारा नजदीकी नजर रखी जाएगी। प्रभात कट के पास दिखाएंगे, गाड़ी खड़ी उधर है। व्यवस्था और शहर में निकलने वाले जुलूस, धरने, प्रदर्शन, अस्थायी अतिक्रमण, सबको एक टोटल रूप में व्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए, इस पर लगातार ट्रैफिक पुलिस इस पर वर्क कर रही थी। और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पहले हमने ट्रायल के तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम सोचा गया था, जो मुख्यालय स्तर से भी निर्देश थे इसमें। और इसके बाद लगातार इन चीज़ों को ट्रायल किया गया और उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको अपने पुलिस के हिसाब से हमने उसको R&D करा के उसको चेंजेस कराए। और आज का विधिवत जो है टाटा ये आइडिया फोर्ज कंपनी है, मुंबई की आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, इनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो अभी 6 महीने के लिए किया गया है। और जो परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें हमारे पास आएंगी तो उसके डेटा के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ाएंगे। खबर लक्सर से है, जहां कोदाखुर्द गांव में पहुंचे पूर्व विधायक संजय गुप्ता का ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में हरिद्वार सीट से पूर्व विधायक संजय गुप्ता को टिकट दिलाए जाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि संजय गुप्ता बीजेपी के 2 बार के विधायक रहे हैं और जन समस्या उठाए जाने के लिए जनपद में बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में शुमार है। उन्हें पार्टी यदि प्रत्याशी बनाती है तो उनकी जीत पक्की है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति है। देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी जो कल मैंने से वार्ता हुई थी उस पर इन्होंने ऐप बदले जात में, और आगे अगर इनका व्यवहार सही नहीं हुआ तो यहाँ धरना दिया जाएगा, इसका पुतला फूका जाएगा और इलाज बढ़िया वाला होगा जी, हल्का इलाज भी क्योंकि इसा अभी किसान की पहचान नहीं है, किसान यूनियन की पहचान नहीं है। ये हमारा भी मुलाजिम है, हमारा मालिक नहीं है, क्योंकि बैंक तो हमारा बैंक हमारे कर्मचारी है, नौकरी तो हमारे पैसे दे रहा, ब्याज हम ब्याज हमारे पैसे था उसी तो नौकरी मिली सर। और हमारा कर्मचारी हमारी नौकरी लेकर हमें अगले बताओगा तो उसका इलाज होना नहीं।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली आने वाले पर्यटकों के लिए सीमा सड़क संगठन के द्वारा औली सड़क से बर्फ को साफ किया जा रहा है। बर्फबारी होने के कारण औली सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिस वजह से सड़क पर फिसलन होने के कारण वाहन फिसलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पर्यटकों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीआरओ की तरफ से सड़क को साफ किया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर बनी आरटीओ की कौड़िया चेकपोस्ट के तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। हाल ही में इसी चेकपोस्ट पर 2 बार विवाद हो चुका है। पहला विवाद बीजेपी विधायक और परिवहन अधिकारी के बीच हुआ था, तो वहीं दूसरा विवाद परिवहन विभाग के बीच हुआ है, जब 2 सिपाही आपस में भिड़ गए। मामले में आरटीओ कोटद्वार के द्वारा एक रिपोर्ट भी विभाग को भेजी जा चुकी है। वहीं चेकपोस्ट पर हुए विवाद के बाद अब आरटीओ की चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। हालांकि मामले में आरटीओ कोटद्वार निखिल शर्मा का कहना है कि सचल दल के पास वाहन न होने के चलते कौड़िया के पास चेकपोस्ट बनाया गया था, लेकिन अब कोटद्वार में सचल दल वाहन को मिलने जा रहा है। ऐसे में चेकपोस्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए चेकपोस्ट को बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। मैडम देखिए, चेक पोस्ट जो है वो बंद नहीं की गई है। चेक पोस्ट हमारा लगभग 1 साल पहले से उनकी जगह पे सचल दल का गठन हुआ है। सचल दल का गठन होने के बाद हमारे जो सचल दल में कार्मिक अधिकारी हैं, उनके पास अभी तक कोई वाहन नहीं था, तो वाहन अब हम लोगों को अलॉट हो गया है। 1-2 दिन में वो यहाँ आ भी जाएगा। तो सचल दल जो है वो वाहन में चेकिंग करेगा बजाय कि चेक पोस्ट के। अभी चेक पोस्ट पे वो इसलिए थे क्योंकि वाहन नहीं था, तो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी वो। तो अभी जब वाहन हमें उपलब्ध। रामनगर में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। जंगली जानवरों के आतंक के बाद जहां एक और ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा 9 दिसंबर को घायलों का विभाग के द्वारा उपचार कराए जाने की मांग की गई है, जिसको लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना व ढेला पर्यटन जोन को बंद कर दिया गया। इस बीच ग्रामीण और अधिकारियों के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आज फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले में डिप्टी डायरेक्टर दीक्षांत नायक ने बताया है कि बाघ को ट्रैंकुलाइन करने की अनुमति मिल चुकी है, जल्द ही इसे ट्रैंकुलाइन कर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी मांगों के लिए कहा गया कि इसके लिए उच्च अधिकारियों को बताया जाए। और कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि घायल होगा जेल जाए। खड़ी इनमें से एक आदमी ये कहने वाला नहीं है कि सूरज तेरे बेटे को बाघ ने खा लिया। देश की संसद मौन है। सीबीआई और ईडी की देश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद की 31 करोड़ से अधिक की कीमत की संपत्ति अटैच कर ली गई है, जिसके बाद उत्तराखंड के अधिकारियों में भ्रष्टाचार करने को लेकर भय का माहौल है। वहीं राजनीतिक इसका श्रेय अपनी पार्टियों को दे रहे हैं। उत्तराखंड गठन के बाद कई अधिकारी और नेताओं पर सीबीआई और ईडी का पंजा चला है। सीबीआई ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ ही साथ उत्तराखंड की पंतद्वीप पार्किंग के बीच घोटाले की जांच सहित कई घोटालों की जांच सीबीआई को दी है। इन दिनों उत्तराखंड के कई अधिकारियों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। कई अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि पूर्व डीएफओ अधिकारी किशन चंद हैं, जिनके खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया। पूर्व डीएफओ किशन चंद की 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हुई है। वैसे तो पूर्व डीएफओ किशन चंद जी के सियासी कनेक्शन के किस्से भी कम दिलचस्प नहीं हैं। उन किस्से कहानियों का जिक्र आगे करेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बुधवार को पूर्व डीएफओ अधिकारी किशन चंद की हरिद्वार जिले में एक स्कूल भवन और रुड़की जिले के एक स्टोन क्रशर प्लांट पर पीएमएलए के तहत अटैच किया गया है। इनका मालिकाना हक उनके पास नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के पास है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 31 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वैसे तो पूर्व डीएफओ किशन चंद पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर 2019 में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इन पूर्व अधिकारी के राजनेताओं और साधु संतों के साथ
अच्छे रिश्तों के भी खूब किस्से चर्चाएं उठी। राजनीतिक दखल और उनकी राजनीतिक ताकत का जिक्र करें तो किशन चंद की पत्नी का भी कांग्रेस से एक बड़ा सफर रहा है। उनकी पत्नी कांग्रेस से हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष रही। इतना ही नहीं, 2012 में रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा, जिसके बाद किशन चंद की पत्नी ने भाजपा का दामन 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त थाम लिया था। फिर खूब चर्चाएं हुई। वहीं अब इस एक्शन के बाद सियासी क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी है। कांग्रेस का दावा है कि उनके शासनकाल में अधिकारी और नेताओं का ज्यादा पर्दाफाश हुआ। वहीं भाजपाई कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, अगर भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा चोट किसी सरकार ने करी और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर गाज किसी सरकार ने गिराई है तो कांग्रेस की सरकार है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ। आंकड़े प्रमाण खुद देते हैं। इसलिए आंकड़े तो यही बताते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में लोग डरते थे, उनके हाथ कांपते थे गलत काम करने में। लेकिन आज जिस तरह से नोटों की खेपें पकड़ी जा रही हैं, चाहे वो पीयूष जैन के घर से हो, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, ये खुद गृह मंत्री ने कहा। कांग्रेस के समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई और लोगों का कहीं रसूख था, सरकारों का, प्रशासन का, शासन का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।